हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एलटी ग्रेड मेन एग्जामिनेशन के लिए आज हम मेंस एग्जामिनेशन 2026 के लिए आज पार्ट 2 की बात करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 की भी बात की थी। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो जितना भी हम क्लास लेंगे मेंस एग्जामिनेशन का, उसका जो प्राइस होगा केवल 50 रुपया। मतलब ये दूसरा है, लेकिन जितना भी हो जाए इसमें 10-20 जितना भी प्रैक्टिस सेट में करा दूं उस सारे का कीमत 50 रुपया होगा। मैं आपको अभी नंबर दे दूंगा। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं। ये समय न गंवाते हुए मैं जान रहा हूँ कि समय की कीमत बहुत है, और मैं यहाँ पे मैं एक बार और बताऊंगा कि मुख्य परीक्षा में जो अंक होंगे आपके 200 अंक होंगे। 10 प्रश्न लघु उत्तरी 125 शब्दों में, और 8 अंक एक प्रश्न का होगा, और 10 दीर्घ उत्तरी 200 शब्दों में, और वो 12 अंक का होगा। और समय आपका 3 घंटा, यानी 3 घंटा में आपको 20 प्रश्न करने होंगे। 125 वर्ड का और 200 वर्ड का। तो आइए समय न गंवाते हुए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। और बहुत सारी बातें मैं बताऊं कि अगर आपको चाहिए ये पीडीएफ तो 94 50 85 0 327 पे ये सब पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन इसकी कीमत होगी 50 रुपए, और 50 रुपए में जितना भी हम पढ़ाएंगे आप मैं ऐड करता जाऊंगा। अगर आपको लगेगा कि हाँ आपने खरीदा है, एक बार मैसेज करेंगे मैं, तो उसका जो अपडेटेड जो पीडीएफ होगा मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो आइए समय न गंवाते हुए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जो आज का हमने प्रश्न लिया है मेंस एग्जामिनेशन के। हाँ, एक चीज और बताते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन में, हालांकि जो हमने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में मेंस एग्जामिनेशन दिया था उसमें क्या था कि प्रश्न लिखा रहता है और सभी प्रश्न अनिवार्य रहते हैं। यानी प्रश्न उस पर छपा रहता है और जगह छोड़ दिया जाता है। यानी उसमें ये नहीं, ऐसा नहीं कि आपको कॉपी दिया जाएगा और जितना मर्जी उतना लिखो। वो एकदम सेलेक्टेड जो वर्ड है आप उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उतना जगह छोड़ा रहता है। 125 वर्ड इसमें एडजस्ट हो जाएगा, 200 वर्ड इसमें एडजस्ट हो जाएगा, उस हिसाब से वो बनाया रहता है। यानी वो जो प्रश्न है वो छपा छपाया रहता है। हो सकता है कि इसमें भी इसी तरह के आपको मिले। तो ऐसा नहीं, मतलब जो भी पढ़े सेलेक्टेड पढ़े, मतलब एकदम अच्छे शब्दों का संग्रह पढ़े और तैयारी करें। देखिए जो प्रश्न है, वृद्धि और विकास में अंतर, शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। वृद्धि और विकास हर क्षेत्र में अलग अलग होता है, लेकिन शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में बात करना, वृद्धि और विकास क्या होता है। तो आप जान सकते हैं कि वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। आप जान सकते हैं जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और वो बढ़ता है एक समय तक, यानी वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, और विकास जो होता है वो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलता है। तो इसी के साथ में आपको कुछ हमने लिख करके यहाँ पे लाया है कि वृद्धि और विकास दो निकट संबंधी लेकिन भिन्न प्रक्रियाएं हैं जो बालकों के शारीरिक शिक्षा में यह महत्वपूर्ण है। वृद्धि और विकास फिजिकल एजुकेशन में क्यों लिया गया, इसका भी कोई ना कोई आशय होगा। वृद्धि क्या होता है, मैंने बताया कि एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, और विकास जो है जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। जैसे छोटा सा बच्चा पैदा होता है या गर्भावस्था में जाता है तो बढ़ता है, वो बढ़ता है। आप देखे होंगे कि एक हाइट, जैसे हमारी हाइट है, अब इससे हाइट हमारी बढ़ नहीं सकती, वृद्धि हमारी जो होनी थी हो गई। लेकिन अब विकास मन फैलाव, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, हर तरह का विकास, वो विकास होता है। जैसे पेड़ बढ़ जाता है उसके बाद बढ़ता नहीं, वो मोटा होता है, वो विकास होता है। यहाँ पे देखेंगे वृद्धि मुख्यतः मात्रात्मक, वृद्धि मात्रात्मक मतलब 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो आप कर दो, उसको वृद्धि होती जाएगी, है कि नहीं। तो मात्रात्मक परिवर्तन को संदर्भित करती है, और यह शरीर के आकार, मतलब लंबाई, वजन, हड्डियों की लंबाई, मांसपेशियों की मात्रा, सिर की परिधि आदि में होने वाले वृद्धि है। यह मुख्य रूप से शारीरिक परिवर्तन है जो सेल विभाजन, उत्तक वृद्धि आदि से होता है। वृद्धि को ऊंचाई, वजन, बॉडी मास इंडेक्स आदि से मापा जा सकता है। यह सामान्यतः किशोरावस्था तक तेजी से होती है और फिर रुक जाती है। हमने वृद्धि को बहुत ही मतलब सेलेक्टेड वर्ड का इस्तेमाल किया है कि अगर आप लिखते हैं तो रियल में एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि रियल में बहुत अच्छे वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप
ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाए। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा टाइम के हिसाब से। 2 घंटे में 20 क्वेश्चन, आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करने हैं। तो हमने ये बताया वृद्धि। आप देखिए 125 में वृद्धि के लिए इतना पर्याप्त है, लेकिन हम ज्यादा जगह दिए हैं ताकि आप ज्यादा पढ़ करके कम तो कम सब लिख लें। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें देखिए हमने एक डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास किया। ये शिशु बालक है, आप देख सकते हैं ये बढ़ गया, थोड़ा सा और बढ़ा, थोड़ा सा और बढ़ा, और थोड़ा सा अब इसके बाद इनकी वृद्धि होने वाली नहीं है। अब विकास होगा, मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, चारित्रिक विकास होगा, बहुत तरह का इनके अंदर विकास होगा। तो जब वृद्धि क्या होता है, एक समय पर्यंत रुक जाती है, लेकिन विकास वो जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, मृत्यु के दिन तक वो विकास उसका होता रहता है। तो इस तरह से हम कहते हैं, समझ में आ गया वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ लिख के भी मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखिए विकास के बारे में हमने बताया, विकास गुणात्मक परिवर्तन है। विकास गुणात्मक परिवर्तन है, यानी जो महसूस हम कर सकते हैं उसको हम, जैसे क्या होता है, किसी चीज को माप सकते हैं और किसी चीज को माप नहीं सकते हैं। तो गुणात्मक और मात्रात्मक दो चीज होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटी दो चीज होता है। इसमें शारीरिक क्षमताओं का परिपक्व होना, हम धीरे धीरे हमारी जो मस्तिष्क विकास करती है, पता नहीं चलता है कि हम मतलब पेड़ कितना मोटा कब हो गया ये पता नहीं चलता है। तो हमारी शारीरिक क्षमताओं का विकास होना, मोटर स्किल, चलना, दौड़ना, फेंकना, पकड़ना आदि में सुधार, सामान्यतः कोऑर्डिनेशन, शक्ति, सहन शक्ति, लचीलापन का विकास शामिल है। यह शारीरिक के साथ साथ मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है। विकास जीवन भर चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। हमने बहुत कम शब्दों में वृद्धि और विकास को समझाने का प्रयास किया है। आप इसका पीडीएफ या आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं आपको बता चुका हूं, मेरा शौक है और आपका सहयोग के लिए मैं यह काम करता हूं। तो ये आपने देखा विकास, यहां पे देखेंगे। अब यहां पे देखिए कि मुख्य अंतर संक्षेप में वृद्धि और विकास में हमने एक लाइन में एक अंतर किया। देखिए ये वृद्धि क्या होता है, ये मात्रात्मक, मापने योग्य होता है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, पेड़ की हाइट को माप सकते हैं, बच्चे की हाइट को माप सकते हैं, उसकी हड्डियों को माप सकते हैं, उसकी मांसपेशियों को माप सकते हैं। तो वृद्धि मापने योग्य होता है, उसको मापा जा सकता है। विकास गुणात्मक, कार्यात्मक सुधार होता है। जैसे हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, जो उसे पता कर महसूस कर सकते हैं, उसे माप नहीं सकते हैं। वृद्धि मुख्यतः बचपन और किशोरावस्था तक होता है, यानी एक उम्र के बाद आपकी वृद्धि नहीं होती है। जैसे लड़कियों में वृद्धि जल्दी से होता है और जल्दी से रुक जाता है, और जो बच्चों में विकास थोड़ा सा देरी से होता है, लेकिन थोड़ा सा लंबे समय तक चलता रहता है। विकास जन्म से मृत्यु तक यह चलता है, और वृद्धि विकास का आधार है। जो वृद्धि वो विकास का आधार है, लेकिन विकास के बिना वृद्धि क्या है, अधूरी रहती है। अतः निष्कर्ष पे हम चलते हैं कि शारीरिक शिक्षा मुख्य उद्देश्य दोनों को संतुलित रूप से बढ़ावा देना, ताकि बच्चा स्वस्थ, कुशल और परिपक्व बन सके। दोनों के बीच ऐसा मतलब रिलेशन हो जिससे कि बच्चे का स्वस्थ, कुशल और परिपक्वता उसका बना रहे। तो हमने देखा कि वृद्धि और विकास को संक्षेप में 125 शब्दों के हिसाब से हमने संग्रह किया था, जिससे कि आपको सहयोग मिल सके। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं सिलेबस, और मैं बता दूं कि अनुभव के आधार पे हम भी मेंस एग्जामिनेशन 2-3 बार दिए हैं, उस हिसाब से मैं प्रश्नों का सिलेक्शन कर रहा हूं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब प्रश्न है, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व के अंतर्गत विलियम एच शेल्डन द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। जो विलियम शेल्डन का वर्गीकरण है, आपको ऑब्जेक्टिव में पढ़ते होंगे, आप डिस्क्रिप्टिव पढ़िए, डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा। तो व्यक्तित्व, हमें लगा व्यक्तित्व से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ इन्हीं क्या आ सकता है, शेल्डन है, क्रेसमर है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम प्रयास किए कि शेल्डन हो सकता है इंपॉर्टेंट अक्षर, फिर मतलब खेल में इनका प्रयोग किया जाता है। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, ये पर्सनालिटी होता क्या है, व्यक्तित्व को समझते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विलक्षण है,
यानी हर व्यक्ति का जो पर्सनालिटी वो अलग अलग है। ऐसा नहीं कि एक ही जैसे व्यक्ति का पहनावा, चलना, बोलना, हंसना, खेलना, कूदना एक जैसा नहीं होता है। यानी हम कह सकते प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विलक्षण है, अलग अलग उसकी प्रतिभाएं हैं। किसी की भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक एवं सामाजिक विशेषताएं एक दूसरे के साथ नहीं मिलती। एक ही परिवार में जन्मे, एक ही वातावरण में पले दो बच्चों में विभिन्नता अवश्य विद्यमान रहती है। यानी कहने मतलब है कि एक ही साथ अगर दो बच्चा पढ़ रहा है, एक ही साथ दो बच्चा पढ़ रहा है, एक ही माँ बाप का, लेकिन दोनों में क्या है, प्रतिभा भिन्न भिन्न होती है, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी शारीरिक क्षमता वो भिन्न भिन्न होती है, उसकी बोलने, उसके व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। तो फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, उसकी लंबाई, उसकी मोटाई के आधार पर यह व्यक्ति कैसा हो सकता है, इसका बिहेव कैसा हो सकता है, हजारों का उन्होंने एक आख्या लिया है, उसका परीक्षण किया है। तब हमारे कुछ विद्वानों ने व्यक्तित्व को बताने का प्रयास किया है। तो व्यक्तित्व क्या है, इतने शब्द में चाहे तो आप दे सकते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा और भी दिया हूं व्यक्तित्व के बारे में, ज्यादा दूं और कम से कम एडजस्ट हो जाए। यह वर्गीकरण अपने आप में पूर्ण तो नहीं है, परंतु विभिन्न व्यक्ति के वर्गीकरण के अध्ययनों में सहायक आवश्यक। हम कह सकते हैं कि 100% हम नहीं कह सकते हैं कि इसके आधार पे जो हम बता रहे हैं वो सही है, लेकिन थोड़ा बहुत हमारे लिए सहायक हो सकता है। ये मनोवैज्ञानिक जो है आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की एक परिभाषा इन्होंने दी। अगर इतना आप लिख देते हैं व्यक्तित्व में तो चार चांद लग जाती, क्योंकि डिफिनेशन जब मिलता है ना किसी एग्जामिनर को तो लगता है कि बच्चे में वो हुनर है और बच्चा कुछ जानता है, कुछ कर सकता है। यहाँ पे देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर विद्यमान उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है जो उसके विशिष्ट व्यवहार और चिंतन को निर्धारित करता है। ये एक मतलब पूरे व्यक्तित्व की परिभाषा 2 लाइन में आपने दे दिया है आलपोर्ट के अनुसार। तो ये चीजें एक परिभाषा भी दे देते तो मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा लंबा है, आप कितना थोड़ा सा ज्यादा है तो एडजस्ट कम कर लेंगे तो भी कोई 125 हो सकता है कि 200 वर्ड वाला हो, 200 वर्ड में ले लीजिएगा। विलियम एच सेल्डन का वर्गीकरण। विलियम एच सेल्डन जो वो कैसा वर्गीकरण है, देखिए ये अमेरिका के चिकित्सक विलियम एच सेल्डन 1898 से 1977 ने व्यक्तित्व को शारीरिक गठन देखिएगा, शारीरिक गठन में क्या क्या आता है, शरीर का आकार, ढांचा तथा बॉडी कंपोजिशन शारीरिक गठन के अंतर्गत, और स्वभाव के आधार पर वर्गीकृत किया है। देखिए शारीरिक गठन और शारीरिक स्वभाव दोनों अलग अलग है। इन दोनों के आधार पे आपने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, जिसे सोमेटोटाइप कहा, और शरीर के इस प्रकार के वर्गीकरण में उनके विभिन्न गुणों का भी उल्लेख किया गया है। अब मैं इनके गुण क्या क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये हमने देखिए सेल्डन द्वारा वर्गीकरण निम्नलिखित, हमने 2 बताया ना, देखिए दोनों का हमने स्वभाव और गठन दोनों बताया। ये देखिए, ये हमने देखा व्यक्तित्व को शारीरिक गठन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यानी व्यक्तित्व को शारीरिक गठन के आधार पे उसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक 3 नाम से इसको हम जानते हैं। अभी मैं इसका डिटेल करूंगा। जो बी है व्यक्तित्व को स्वभाव के आधार पे, देखिएगा स्वभाव के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम विस्कोरोट्यूनिया बोलते हैं, सोमेटोटोनिक बोलते हैं और सेरोब्रोटोनिक कहते हैं। यानी ये तीनों है, इंग्लिश और हिंदी दोनों हमने आपको लिख दिया है, थोड़ा क्लिष्ट शब्द है, भावनाओं को समझिएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि स्वभाव के आधार पे भी 3 भागों में बांटा गया है और गठन के आधार पे भी 3 भागों में बांटा गया। ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना, वहां मिस कर जाते हैं। तो आइए क्या होता है ये इंडो, मेसो, एक्टो क्या होता है, इसके भी बारे में हम
समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तीनों का हमने फिगर बना दिया। एक्टोमार्फ जो दुबला पतला, ये देखिए मेसोमार्फ थोड़ा सा ये इससे ठीक होता है, और ये जो है होता है ये डरपोक टाइप का हो सकता है, मिलनसार होता है, मतलब आलसी होता है, बहुत एक्टिव नहीं होता है, जिसको हम एंडोमार्फ कहते हैं। आइए इनका हम डिटेल समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिएगा एंडोमार्फ, इसका अंकन अगर पूछता एंडोमार्फ में जो उनकी स्केलिंग क्या है, स्केलिंग क्या है, तो 711 होता है। ये स्केलिंग आपके द्वारा एक स्केलिंग की गई है कि एक बहुत एक्टिव है, उसके बाद कम एक्टिव है, मतलब एक्टिविटी के आधार पे इन्होंने एक 711 171 ये 3 भागों में बांटा। आइए चलते हैं एंडोमार्फी होते क्या है आप जानते हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार के व्यक्ति मोटे शरीर वाले, गोल चेहरे और कोमल स्वभाव के होते हैं। यानी हम कह सकते हैं एंडोमार्फ के लोग होते हैं, मोटे होते हैं, कोमल होते हैं, और स्वभाव भी उनका अच्छा होता है, सामाजिक होते हैं। ये व्यक्ति मिलनसार, भावुक, आराम पसंद और सामाजिक होते हैं। एंडोमार्फ ऐसे खेलों के लाभदायक होता है जिनका संबंध मुख्य रूप से ताकत से होता है, जैसे पावर लिफ्टिंग। यानी हम कह सकते हैं एंडोमार्फ वाले जो व्यक्ति होते हैं वो किस खेल के लिए उनकी रुचि होती है, वो किस खेल में अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आपको बताएं, ये पावर लिफ्टिंग, गोला फेंक, चक्का फेंक, हैमर थ्रो, कुश्ती, सुमो कुश्ती आदि, यानी एंडोमार्फ बॉडी के जो लोग होते हैं वो इन खेल में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, या इसके लिए वो अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत भाग दौड़ ये कर नहीं सकते, मतलब एक जगह जहां पे खड़ा होकर के कुछ करना है वो कर सकते हैं। यहाँ देखिए मेसोमार्फ, इनका जो स्केलिंग है 171। ये अगर इतना आप ही दे देते हैं ना तो वाकई में एग्जामिनर खुश हो जाएगा, यानी आप अंदर तक शेल्डन के वर्गीकरण को जानते हैं। या इस वर्ग के व्यक्तियों का शरीर मजबूत, मांसल और सुडौल होता है। देखिएगा जो मेसोमार्फिक के लोग होते हैं, ये जो शरीर से क्या होता है, मजबूत, मांसल, सुडौल, अच्छे स्मार्ट होते हैं, साहसी, आत्मविश्वासी, सक्रिय, नेतृत्व क्षमता वाले तथा प्रतियोगी स्वभाव के होते हैं, और एथलेटिक प्रकार का शारीरिक इसके अंतर्गत आता है। मतलब ऐसे जो लोग होते हैं वो एथलीट के क्षेत्र में अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और अब एथलीट वाले ऐसे ही व्यक्तित्व होते हैं, क्योंकि इसमें मजबूत, मांसल और सुडौल होता है, साहसी, विश्वासी, सक्रिय होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इसको बोलते हैं मेसोमार्फ 171। आइए बात करते हैं थोड़ा सा एक्टोमार्फ क्या होता है। एक्टोमार्फ, इसका जो स्केलिंग की गई है 117। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं दुबले, पतले, लंबे शरीर वाले होते हैं, ये गंभीर, संकोची और कल्पनाशील और बौद्धिक प्रवृत्ति के होते हैं, और इस प्रकार के शरीर वाले खिलाड़ी सहनशीलता वाले खेलों तथा जिम्नास्टिक में वर्चस्व बनाए रखते हैं। यानी ऐसे लोग जिम्नास्ट के क्षेत्र में, जिनके अंदर पेशेंस, सहनशीलता है, एकाग्र हैं, वो जिम्नास्टिक के क्षेत्र में जाते हैं, या जिम्नास्टिक क्षेत्र के लोग एक्टोमार्फ के श्रेणी में आते हैं शेल्डन के अनुसार। हम निष्कर्ष में बाद में चलते हैं, जो तीनों का कैलकुलेशन करते हैं। शेल्डन का वर्गीकरण यह स्पष्ट करता है कि शारीरिक संरचना और व्यक्तित्व के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। यह सिद्धांत शारीरिक शिक्षा एवं मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में व्यक्तित्व को समझने में विशेष उपयोगी है। तो हमने आपको बताया शेल्डन का वर्गीकरण, ये तीनों वर्गीकरण। तो आज के लिए इतना ही, 2 प्रश्न का संग्रह हम लेकर आए थे, और मैं प्रयास करूंगा कि कल भी शाम को आपको 2 प्रश्न का संग्रह मिल जाए। थोड़ी सी हमारी व्यस्तता विद्यालय में बहुत ज्यादा है, और मैं बहुत चुरा करके समय किस तरह से आपके लिए काम कर पाया हूं। आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।